होश में आते ही समर्थ के गुंडों से मारपीट करने वाली बात पता चली तो उसे समर्थ की चिंता होने लगी। फिर उसने हर्ष को बोलकर उन गुंडों को जयपुर के जेल में शिफ्ट करवा दिया ताकि समर्थ उनको सजा देने के चक्कर में खुद ही ना फंस जाए। दूसरी ओर पुष्कर छवि को कोस रहा था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि छवि तो खुद मुसीबत में फंसी हुई थी। समर्थ पुलिस स्टेशन से वापस हॉस्पिटल आया तो वहाँ पर हर्ष और शिवम सिया से बातें कर रहे थे। सिया उनकी बातों को सुनकर बेमन ही मुस्कुरा रही थी। तभी समर्थ वहाँ आ गया। समर्थ ने हर्ष और शिवम को बाहर भेज दिया और सिया से बात करने लगा। सिया ने समर्थ से मुंह फेर रखा था। ये देखकर समर्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और बहुत प्यार से पूछा, तू इस तरह कब तक नाराज रहेगी? सिया ने अपना हाथ छुड़ा लिया और कोई जवाब नहीं दिया। समर्थ ने सिया के गाल पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी ओर किया तो सिया का चेहरा पूरी तरह आंसुओं से भीगा हुआ था। सिया को रोते हुए देखकर समर्थ का दिल बैठ रहा था। समर्थ ने सिया को समझाते हुए कहा, रोना बंद कर चतुरी, मैं तने रोते हुए ना देख सकता। सिया ने सुबकते हुए कहा, रोते हुए नहीं देख सकते तो रुलाते ही क्यों हो आप? सिया की बात सुनकर समर्थ ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, तूने काम ही ऐसा किया था कि मने गुस्सा आ गया। देख, मने दो काम बिल्कुल भी नहीं पसंद, एक तो बातें छुपाना और दूसरा झूठ बोलना। तूने दोनों ही काम किए थे, तो बता मैं क्या करता? सिया ने रोते हुए जवाब दिया, आप आराम से भी तो बात कर सकते थे, सबके सामने भड़कने की क्या जरूरत थी? ऊपर से आपने मुझ पर हाथ भी उठाया। जिंदगी में कभी भी मुझ पर किसी ने हाथ नहीं उठाया। आप पहले इंसान हो जिसने मुझ पर हाथ उठाया है। सिया की बात सुनकर समर्थ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए वो मन में खुद से बोला, ठाकुर समर्थ सिंह राठौड़, थारी लुगाई बात तो सही बोल रही है, गलती तो थारे से हुई है, पर आज अगर तूने इसके सामने झुककर अपनी गलती की माफी मांग ली तो हर छोटी बात के लिए थारे को इसके सामने झुककर माफी मांगनी पड़ेगी, फिर थारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। समर्थ ने एक गहरी सांस ली और फिर बड़े प्यार से सिया को समझाते हुए कहा, चतुरी, थारे को चोट लगी है और तू इस तरह से रो रही है, ये ठीक नहीं है। थारे को पता है मैं थारे को मना रहा हूँ, थारे से बात कर रहा हूँ, पर मन ने तो पुष्कर से बात भी नहीं की, मैं उससे इतना गुस्सा हूँ। समर्थ की बात सुनकर सिया ने हैरानी से पूछा, क्या आपने पुष्कर भाई से बात नहीं की? आपके छोटे भाई हैं वो, आप अपने छोटे भाई से ऐसे नाराज कैसे रह सकते हैं? वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए, आप उन्हें ऐसे इतनी बड़ी मुसीबत में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? सिया की बात सुनकर समर्थ ने सख्त लहजे में कहा, पहली बात, उसने खुद मुसीबत मोल ली है। दूसरी बात, उसने महारे से झूठ बोला। किसी की मासा को बीमार बताकर वो लाखन की छोरी के साथ जयपुर में रुका हुआ था। क्या ये सब सही था? अभी तो उसको सिर्फ जेल में बंद करवाया है। अगर वो लोग जयपुर पहुंच जाते तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। मैं उसके लिए अब कुछ नहीं करूंगा, पड़ा रहने दो उसे जेल में, वही रहकर ही उसे अक्ल आएगी। समर्थ की बात सुनकर सिया गहरी सोच में डूब गई। समर्थ सिया के पास आया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, आगे से थारे पर कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा। अब मान भी जा, हमें घर भी जाना है, घर में सब चिंता कर रहे होंगे। सिया ने अपने आंसू साफ किए और कहा, ठीक है, इस बार जाने दे रही हूँ, पर अगली बार अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। सिया की बात सुनकर समर्थ मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा जी, तुम्हारे को ना छोड़ेगी? पर तूने तुम्हारे को कभी पकड़ा ही नहीं, हमेशा हमारे से दूर भागती रहे। ये कहते हुए समर्थ सिया के होठों के करीब आ रहा था। उसको ऐसे अचानक अपने करीब आते देखकर सिया ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? ये हमारा कमरा नहीं, अस्पताल का वार्ड है। शिवम और हर्ष भाई साहब बाहर ही खड़े हैं, कोई अंदर आ गया तो? सिया की बात सुनकर समर्थ मुस्कुराते हुए बोला, मारी भीगी बिल्ली, तो इतनी डरे क्यों है हमारे सामने? सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि आप मुझे डरा कर रखते हैं। अब आप जाइए, डॉक्टर से डिस्चार्ज की बात कीजिए, मैं तब तक हर्ष भाई साहब को अपनी स्टेटमेंट दे देती हूँ। सिया की बात सुनकर समर्थ ने मना करते हुए कहा, तू कोई स्टेटमेंट नहीं देगी। एक बार तूने स्टेटमेंट दे दी तो राणावत थारे पीछे हाथ धोकर पड़ जावेगा, थारे ऊपर और भी ज्यादा खतरा बढ़ जावेगा। मैं थारे को खतरे में नहीं डालना चाहता।
ये सब मैं देख लूंगा। तुम्हारे साथ घर चल और आराम कर, थारे को आराम की जरूरत है। सिया ने समर्थ की बात नकारते हुए कहा, नहीं, मैं बिना स्टेटमेंट दिए घर नहीं जाऊंगी। सिया की बात सुनकर समर्थ ने मुंह बनाते हुए कहा, तू क्या छोटी सी छोरी है जो ऐसे जिद कर रही है? सिया ने समर्थ की बात काटते हुए कहा, जिद मैं कर रही हूँ या आप? मैं जा रही हूँ भाई साहब को स्टेटमेंट देने। सिया बेड से उठकर बाहर जाने लगी। समर्थ ने सिया का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया तो सिया ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे जाना है। समर्थ ने सिया का हाथ खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। सिया अभी भी समर्थ से छूटने की कोशिश कर रही थी। सिया समर्थ की बाहों में झटपटाते हुए बोली, छोड़िए मुझे, आप फिर से मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। समर्थ बोला, जबरदस्ती? जबरदस्ती के होवे है वो पता भी है तने? इतना बोलकर समर्थ ने सिया के गर्दन पर अपने होठ को रख दिया। समर्थ की इस हरकत से सिया चौंक गई, उसकी आंखें बड़ी हो गई। समर्थ ने सिया की गर्दन पर किस किया और फिर उसकी काली आंखों में देखते हुए बोला, इससे बोलते हैं जबरदस्ती। नहीं, इतने से थारे को समझ नहीं आएगा, इसे भी शायद जबरदस्ती नहीं बोलते। रुक, और अच्छी तरह समझाता हूँ। इतना बोलकर समर्थ सिया के होठों की ओर बढ़ने लगा। सिया ने समर्थ के मुंह पर हाथ रखकर उसे रोकते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने जबरदस्ती कहा तो आप तो सच में जबरदस्ती पर उतर आए। देखिए, मैं कानून की मदद करना चाहती हूँ। मुझ पर बार बार हमला हो रहा है। इतने लोगों के बीच भी मेरी जान पर खतरा बना हुआ है। मैं ऐसे कब तक खतरे के साए में जीऊंगी? मैंने आपकी बात मानी थी, अब आप भी मेरी बात मान जाइए। सिया ने समर्थ के मुंह से हाथ हटाया तो समर्थ ने उसे घूरते हुए कहा, ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करने जा रहा हूँ, तब तक तू अपनी स्टेटमेंट दे दे, फिर हम घर चलेंगे। इतना बोलकर समर्थ ने सिया को छोड़ दिया और वार्ड से बाहर चला गया। उसके जाते ही सिया ने खुद से कहा, सच कह रहे थे सब, ये सच में बावले हैं। जरा सी बात बोल दो, ये तो उस बात को सीरियस ही ले लेते हैं। सिया अपनी गर्दन सहलाते हुए खुद से बोली, ऐसे अचानक से कौन किस करता है? सिया ने रोने जैसा मुंह बना लिया। अचानक दरवाजे से हर्ष की आवाज आई, सिया आप ठीक तो है ना? हर्ष की आवाज सुनकर सिया ने अपने दुपट्टे से अपनी गर्दन छुपा ली और वो खुद को नॉर्मल करते हुए हर्ष को देखने लगी। उसने हर्ष से कहा, हाँ भाई साहब, मैं ठीक हूँ। सिया की बात सुनकर हर्ष ने झट से कहा, तो फिर आप अपनी स्टेटमेंट दे दीजिए मुझे, फिर आपको घर भी जाना होगा। और हर्ष के बात काटते हुए सिया ने कहा, मैं घर जाऊंगी भाई, मुझे आपके साथ आपके घर जाना है। सिया की बात सुनकर हर्ष हैरान हो गया। हर्ष ने हैरानी से कहा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं सिया? आप मेरे साथ मेरे घर जाना चाहती हैं? क्यों सिया, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? हर्ष की बात का जवाब देते हुए सिया ने झट से कहा, प्रॉब्लम ही है भाई साहब, पर मुझे नहीं, समर्थ जी को। समर्थ जी पुष्कर भाईसा से गुस्सा है और वो पुष्कर भाईसा को जेल से छुड़ाना भी नहीं चाहते। आपको भी पता है कि पुष्कर भाईसा ने झूठ बोला था, पर उनका इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था। वो बेकसूर है और किसी बेकसूर को सजा मिले, ये तो आप भी नहीं चाहेंगे। हर्ष को भी कहीं ना कहीं सिया की बात सही लग रही थी। हर्ष ने सिया की बात में हामी भरते हुए कहा, आपकी बात तो सही है सिया, पर पुष्कर को हम बेकसूर साबित कैसे करेंगे? हमारे पास तो कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है। हर्ष की बात सुनकर सिया ने झट से कहा, सबूत भी मिल जाएगा और पुष्कर भाई साहब बेकसूर साबित भी हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको मुझे अपने साथ अपने घर लेकर जाना होगा। हर्ष सिया की बात सुनकर सोच विचार करने लगा। उसे देखकर सिया ने सवाल किया, क्या एक भाई अपनी बहन को अपने घर नहीं ले सकता? क्या हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का है भाई साहब? हर्ष ने सिया की बात नकारते हुए कहा, नहीं सिया, ऐसी बात नहीं। आप चलिए मेरे साथ मेरे घर पर। आपके भाई का घर आपके लिए हमेशा खुला है। सिया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो हर्ष के साथ वार्ड से बाहर चली गई। वार्ड के बाहर शिवम खड़ा था। शिवम को देखते हुए सिया ने कहा, भाई साहब, मैं घर नहीं जाऊंगी। सिया की बात सुनकर शिवम ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या कहा आपने? आप घर नहीं जाओगी? पर क्यों भाभी साहब? सिया ने कहा, क्योंकि समर्थ जी ने मेरे साथ मंदिर में जो भी किया उसकी वजह से मैं उनसे नाराज हूँ। और दूसरी बात, पुष्कर भाई साहब जेल में है। जब तक मैं उन्हें जेल से आजाद नहीं करवा लेती तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी।
सिया की बात सुनकर शिवम के चेहरे पर शिकन आ गई थी। शिवम ने सिया को समझाते हुए कहा, भाभी सा, पुष्कर भाई सा को समर्थ भाई सा छुड़ा लेंगे, आप उनकी चिंता मत कीजिए और हमारे साथ घर चलिए। भाई सा डॉक्टर से बात करके आते ही होंगे। आप घर नहीं गई तो वो गुस्सा करेंगे। और सिया ने शिवम की बात काटते हुए कहा, उन्हें गुस्सा करने के अलावा कुछ आता भी है? बोल दीजिएगा उनसे, जब तक पुष्कर भाई सा जेल से रिहा होकर घर नहीं आ जाते तब तक मैं भी घर नहीं आऊंगी। शिवम ने सिया को समझाने की कोशिश की, पर सिया नहीं मानी और हर्ष के साथ उसके घर चली गई। समर्थ जैसे ही वहां आया, उसने शिवम से पूछा, तू अभी तक अट्ठे ही खड़ा है? थारी भाभी सा ने स्टेटमेंट दे दी या नहीं? शिवम ने मायूस होकर कहा, भाई सा, भाभी सा हर्ष भाई सा के साथ उनके घर चली गई। शिवम की बात सुनकर समर्थ चौंकते हुए बोला, क्या? शिवम ने कहा, भाई सा, भाभी सा ने कहा है वो हमारे साथ घर नहीं जाएंगी क्योंकि वो आपसे नाराज है। शिवम की बात सुनकर समर्थ ने मुंह बनाते हुए कहा, ये तू क्या बोल रहा है? तूने उसको रोका क्यों नहीं? शिवम ने कहा, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी भाई सा, और उन्हें समझाया भी था, पर वो नहीं मानी और उन्होंने कहा कि जब तक पुष्कर भाई सा जेल से छूटकर घर नहीं आ जाते तब तक वो भी घर नहीं आएंगी। शिवम की बात सुनकर समर्थ गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, चतुरी, ये तूने अच्छा नहीं किया। समर्थ को गुस्से में देखकर शिवम को सिया की चिंता होने लगी। शिवम ने मन में खुद से कहा, पता नहीं अब भाई साहब क्या करेंगे। सिया के इस फैसले के बाद क्या करेगा समर्थ? क्या सिया छुड़ा पाएगी पुष्कर को जेल से? क्या समर्थ कभी अपनी ईगो साइड में रखकर सिया के सामने झुकेगा? जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हॉस्पिटल में समर्थ ने सिया को मनाने की कोशिश की तो सिया मान गई, पर जब उसे पता चला कि समर्थ ने पुष्कर से गुस्सा होकर उससे बात करने से भी मना कर दिया है तो उसे पुष्कर की चिंता होने लगी। पुष्कर को छुड़ाने के लिए सिया समर्थ को बताए बिना हर्ष के साथ उसके घर चली गई और इस बारे में शिवम से जानकर समर्थ को बहुत गुस्सा आया। जब समर्थ शिवम के साथ राठौड़ हवेली आया तो सब घर वाले हॉल में बैठे हुए थे। समर्थ के आते ही सबसे पहले गंगा ने पूछा, छोरा, तुम दोनों अकेले क्यों आए हो? पृथ्वी ने भी समर्थ से सवाल किया, बींदनी कट है। समर्थ ने अपना गुस्सा पीते हुए जवाब दिया, वो हर्ष के घर गई है। समर्थ की बात सुनकर सभी असमंजस में बढ़ गए। पृथ्वी ने असमंजस में सवाल करते हुए कहा, हर्ष के घर चली गई है? क्या मतलब थारा? समर्थ आंखें नीचे करके अपने गुस्से को दबा रहा था। रतन ने समर्थ को बाजू से पकड़कर पूछा, बोल भी, क्या बोला बींदनी ने? समर्थ ने गुस्से में जवाब देते हुए कहा, वो मारे से गुस्सा है क्योंकि मन ने उसको थप्पड़ मारा और वो ये भी बोलकर गई है कि जब तक पुष्कर जेल से छूटकर घर नहीं आ जाता तब तक वो भी घर नहीं आएगी। समर्थ की बात सुनकर पूरा परिवार परेशान हो गया। सबने माथे पर हाथ रख लिया। गंगा समर्थ को कोसते हुए बोली, छोरा, कितनी मुश्किल से तो थारी शादी की थी। बेचारी बींदनी थारे से इतना प्यार करती है और तूने उस पर सबके सामने हाथ उठा दिया। समर्थ ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, मासा एक थप्पड़ ही तो मारा था और उसको ही नहीं बल्कि पुष्कर को भी तो मैंने थप्पड़ मारा था। वो बस बात का बतंगड़ बना रही है। गंगा ने कहा, पुष्कर के थारी लुगाई है, जरा सी शर्म है थारे अंदर या नहीं? दोनों की बात सुने बिना तुमने दोनों पर हाथ उठा दिया। अब जब तक दोनों घर नहीं आ जाते मुझसे बात भी मत करना, समझा? इतना बोलकर गंगा वहां से चली गई। पृथ्वी ने समर्थ को समझाते हुए कहा, बींदनी अट्ठे नहीं आई है, उसको अट्ठे के बारे में ज्यादा नहीं पता। तू उससे प्यार से बात करता तो आज बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। अब सोच कैसे बींदनी को इस घर में वापस लाना है। बींदनी इस घर की लक्ष्मी है और लक्ष्मी घर से बाहर रहे ये अच्छा नहीं होता। समर्थ को इतना गुस्सा आ रहा था कि अब उससे वहां रुका भी नहीं जा रहा था, इसलिए वो आगे कुछ भी बोले बिना अपने कमरे में चला गया। रतन समर्थ को कोसते हुए बोला, बस जब भी इस छोरे को समझाने की कोशिश करो ये ऐसे ही सबको अनसुना करके चला जाता है। अपने भाई की बात सुनकर पृथ्वी ने उसको समझाते हुए कहा, उसका गुस्सा पल दो पल का होता है, जब गुस्सा उतर जाएगा तो वो सब ठीक कर देगा
और तू चिंता क्यों कर रहा है? बींदनी हर्ष के घर में ही है, मतलब वो सुरक्षित है। और वैसे भी हर्ष के हमारे छोरे से कम है। रही बात पुष्कर की, तो वकील से बात करके उसे भी छुड़ा लेंगे। पृथ्वी के समझाने पर सब घर वाले अपने अपने कामों में लग गए, पर सबको अंदर से सिया और पुष्कर दोनों की चिंता हो रही थी। समर्थ अपने कमरे में आया तो उसे कमरे में आते ही सिया की कमी महसूस हो रही थी। समर्थ को कमरे में हर जगह सिया नजर आ रही थी। समर्थ ने अपना सिर पकड़कर कहा, इस छोरी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है। क्यों मने उसके बिना ये कमरा खाली खाली लग रहा है। घड़ी चतुर बन रही है। मैंने अपनी आदत डलवा कर अब मैंने अकेला छोड़ दिया। समर्थ गुस्से में कुड़ते हुए अलमारी से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। दूसरी तरफ हर्ष सिया को घर लेकर आया। हर्ष एक सरकारी बंगले में रहता था। उस घर में एक मेड थी। घर में आते ही हर्ष ने मेड से कहा, चंदो, ये सिया है, इनके लिए कमरा साफ करवाओ और इन्हें पहनने के लिए कपड़े भी दे दो। चंदो ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, जी एसीपी साहब। हर्ष ने सिया से कहा, सिया, आप इनके साथ जाइए और आराम कीजिए। आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बोल दीजिएगा। सिया ने हाँ में सिर हिलाया और चंदू के साथ चली गई। कुछ देर बाद सिया को उसके कपड़े देकर चंदू ने उसके लिए साफ किए हुए कमरे में उसे छोड़ दिया और अपना काम करने चली गई। अब सिया कमरे में अकेली थी। सिया ने कुछ सोच विचार किया और फिर खुद से कहा, मुझे शिवम भाईसा से बात करनी होगी, वो ही मेरी मदद करेंगे। शिवम अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी शिवम को किसी का फोन आया। शिवम ने अपना फोन देखते हुए मन में कहा, ये तो अनजान नंबर है। शिवम ने कॉलर आईडी पर नंबर चेक किया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। शिवम कॉलर आईडी पर नंबर के ओनर का नाम पढ़कर मन ही मन में बोला, सिया सिंह शेखावत। लेकिन अब भाभी साहब मुझे क्यों फोन कर रही है और उनके पास मेरा नंबर कैसे आया? पर शिवम ने जल्दी से सिया का फोन रिसीव किया। शिवम ने फोन पर कहा, हेलो भाभी साहब। सिया सामने से बोली, हेलो भाई साहब। सिया इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही शिवम अपने सवालों की बौछार करते हुए बोला, भाभी साहब ठीक तो है? आपने इस समय फोन किया? हर्ष भाई साहब के घर में सब कुछ ठीक तो है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? सिया ने सामने से जवाब देते हुए कहा, भाई साहब मैं ठीक हूँ, पर मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या आप कल सुबह हर्ष भाई साहब के घर आ सकते हैं? शिवम को सिया की बात समझ में नहीं आई तो उसने पूछा, क्यों भाभी साहब, क्या हेल्प चाहिए आपको? सिया ने कहा, हे राम जी, मैंने आपसे कुछ पूछा है, क्या आप आएंगे? अगर आएंगे तो अपने साथ सत्या भाई साहब को भी ले आइएगा। शिवम सिया की बात मानते हुए बोला, ठीक है भाभी साहब मैं आ जाऊंगा, पर सत्या भाई साहब वो। सिया ने शिवम को समझाते हुए कहा, उनको बोलिए कि मुझे उनसे कोई जरूरी बात करनी है, बस वो एक बार आ जाए। शिवम ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, ठीक है भाभी साहब हम दोनों आ जाएंगे। शिवम ने बात पूरी करके कॉल डिस्कनेक्ट की और खुद से कहा, पता नहीं भाभी साहब क्या करने वाली है। इसका पता तो भाभी साहब से ही चल सकता है। कल सत्या भाई साहब को लेकर उनसे मिलने जाना ही पड़ेगा। पक्का वो पुष्कर भाई साहब की बात करने वाली होंगी। चलो ठीक है, मैं कल सुबह ही सत्या भाई साहब से बात करूंगा। शिवम इतना बोलकर फिर से काम करने लगा। दूसरी तरफ सिया ने खुद से कहा, शिवम भाई साहब से तो बात हो गई, अब मुझे हर्ष भाई से बात करनी होगी। सिया ने इतना ही कहा और वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। रात हो चुकी थी। राठौड़ हवेली में सब घर वालों ने मन मार कर रात का खाना खा लिया, पर गंगा से नहीं खाया गया। वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। सब उदास मन से अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। समर्थ को अपने कमरे में चैन नहीं मिल रहा था। उसका दिल बेचैन हो रहा था सिया के लिए। उसको नींद नहीं आ रही थी। वो बेड से उठा और खुद से बोला, मने चतुरी के बिना नींद नहीं आएगी, मने उससे बात करनी ही होगी। समर्थ ने अपनी गाड़ी की चाबी ली और हवेली से बाहर चला गया। दूसरी ओर हर्ष के घर में सिया और हर्ष खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। तभी काला कुर्ता पजामा पहने हुए एक आदमी हर्ष के घर की दीवार लांघ कर अंदर आ गया। सिया अपने बेड पर सो रही थी। उसके कमरे में अंधेरा हो रहा था। उसी अंधेरे में बालकनी से वो शख्स सिया के कमरे में आया। फिर वो बेड के पास आया और उसने बेड पर सो रही सिया का मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। उसके ऐसा करते ही सिया ने तुरंत अपनी आंखें खोली।
अंधेरे में बालकनी से आ रही चांद की हल्की रोशनी में अपने इतने करीब एक इंसान को देखकर सिया ने झट से उसे पहचान लिया और मन में बोली, ये यहाँ पर? सिया के सामने समर्थ था। समर्थ ने सिया को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया और गुस्से से कहा, थारे को क्या लगा? मारी लुगाई को मैं ऐसे ही जाने दूंगा? थारी हिम्मत कैसे हुई अठे आने की? सिया ने समर्थ का हाथ अपनी कमर पर से हटाते हुए कहा, ये तो मुझे बोलनी चाहिए कि आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। ये एक पुलिस वाले का घर है, किसी के घर में ऐसी चोरी छुपे कोई आता है क्या? बोलिए। सिया की बात सुनकर समर्थ ने कहा, मने ना पता, पर म्हारे से रहा ना गया इसलिए आ गया। और तू अठे क्या कर रही है? चुपचाप चल म्हारे साथ। सिया ने मना करते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। समर्थ ने गुस्से से सिया की कमर को दबाते हुए कहा, क्यों? सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि मैं आपसे नाराज हूँ। आपको शिवम भाई साहब ने बताया नहीं क्या? सिया की बात सुनकर समर्थ ने गुस्से में मुंह बनाते हुए कहा, बताया था, लेकिन मैंने थारे से बात की थी ना कि मैं आगे से थारे पर हाथ नहीं उठाऊंगा। और पुष्कर के बारे में भी बताया था थारे को, फिर भी तू गुस्सा हो रही है। सिया ने मन में कहा, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, पर आप गलती कर रहे हैं। मुझे बस आपकी गलती को सुधारना है और आपको आपकी गलती का एहसास दिलवाना है। समर्थ ने सिया के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मैं आज से पहले इस तरह किसी के घर नहीं गया। थारे वास्ते अठे आया हूँ, चतुरी जिद ना कर, हमारे साथ चल, प्यार से बोल रहा हूँ। सिया ने ना चाहते हुए भी समर्थ का हाथ झटकते हुए कहा, नहीं का मतलब नहीं होता है, मैं नहीं जाऊंगी। सिया के बार बार मना करने से समर्थ को अब गुस्सा आ रहा था। समर्थ ने गुस्से में सिया के जबड़े को पकड़ते हुए कहा, लगता है कि प्यार की भाषा थारे को समझ ना आ रही है। मैंने कहा मेरे साथ चुपचाप चल तो मतलब चल। समर्थ एक हाथ से सिया की कोमल कमर को दबा रहा था तो दूसरे हाथ से सिया के जबड़े को दबा रहा था। सिया पहले से ही सिर की चोट के कारण कमजोरी महसूस कर रही थी। अब तो उसके लिए ये सब सहन करना मुश्किल हो गया था, इसलिए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। सिया ने रोते हुए गुस्से में कहा, मुझे आपके साथ नहीं जाना। सिया की बात सुनकर समर्थ ने सिया को छोड़ते हुए गुस्से में कहा, ठीक है तो रह अठे, अब मैं भी तेने लेने ना आऊंगा। सिया की सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। उसने रोते हुए गुस्से में कहा, मत आइएगा, मैंने आपसे मार खाने के लिए शादी नहीं की थी। अप्पू को आपकी इन हरकतों के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो शादी से भाग गई। आप जैसे जानवर के साथ कौन रहना चाहेगा? अब सिया की बात सुनकर समर्थ गुस्से में अपना आपा खो बैठा था और उसने सिया के गाल पर थप्पड़ मार दिया। सिया अपने गाल पर हाथ रखकर अपनी नम आंखों से समर्थ को देखने लगी। समर्थ ने उंगली दिखाते हुए कहा, इसको बोलते हैं मार, समझी? अब तू खुद आएगी हवेली, मैं तने लेने ना आऊंगा। सिया ने कुछ नहीं कहा और समर्थ वहां से बिना कुछ बोले चला गया। सिया तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। समर्थ घर से बाहर आया और सिया के कमरे की बालकनी को देखते हुए मन में बोला, मने ना पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, पर मैं थारे से दूर नहीं रह सकता। हमारा दिमाग खराब हो रहा है, क्या हो रहा है मने? क्या नतीजा होगा समर्थ की इस हरकत का? क्या सिया मानेगी समर्थ की बात? जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। समर्थ शिवम के साथ घर आया तो सब घर वाले उसको डांटने लगे, क्योंकि वो बिना सिया के वापस घर लौट आया था। इसलिए उसने ठान ली थी कि अब वो सिया से मिलकर उसको वापस लेकर आएगा। इसलिए वो सिया से मिलने रात के समय चोरी छुपे बालकनी के जरिए सिया के कमरे में आया और सिया से बात करने लगा, पर सिया उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। समर्थ के प्यार से बात करने पर भी जब सिया ने उसकी बात नहीं मानी तो समर्थ ने थोड़ा गुस्सा दिखाया, जिससे नाराज होकर सिया ने समर्थ को अपशब्द बोल दिए, जिससे समर्थ को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने सिया पर हाथ उठा दिया। सिया रोने लगी, फिर समर्थ उसे रोते हुए ही छोड़कर वापस चला गया। समर्थ अपनी जीप लेकर हर्ष के घर से हवेली जाने की जगह मंदिर की तरफ निकल गया। वो मंदिर में एक पिलर से टिककर बैठ गया और उसे वहीं बैठे बैठे नींद आ गई। राठौड़ हवेली में रेवती और पृथ्वी अपने कमरे में थे। पृथ्वी बेड पर लेटा हुआ था और रेवती उसके पैर दबा रही थी।
रेवती के चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। उसके चेहरे की नाराजगी देखकर पृथ्वी ने सवाल किया, क्या हुआ हुक्मरानी सा, नाराज लग रही हो? क्या बात है कि तुम्हारे से कोई गलती हो गई? रेवती ने मुंह बनाते हुए पृथ्वी से कहा, गलती? आपको नहीं पता कि क्या हुआ है? एक छोरा जेल में है, दूसरे छोरे की बींदनी रूठ कर किसी पराये मर्द के घर में है। क्या आपको अपने परिवार की कोई चिंता नहीं है? आप इतना आराम से किस तरह सो सकते हैं? पृथ्वी उठकर बैठ गया और रेवती का हाथ अपने हाथों में ले लिया। पृथ्वी ने रेवती को समझाते हुए कहा, ऐसा कोई पल नहीं आया हमारी जिंदगी में जब मने हमारे परिवार की चिंता ना हुई हो। मने सबकी चिंता है। पुष्कर ने गलती की इसलिए वो जेल में है, और बींदनी किसी पराये मर्द के घर में नहीं है, वो हर्ष के घर में है। हर्ष भी इसी घर का छोरा ही है। मैं कल बींदनी से मिलने हर्ष के घर जा रहा हूँ। सिया बींदनी बावली ना है, उसने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा। भूलो मत कि वो कौन है। रेवती ने झट से कहा, पता है मुझे हुकुम सा, पर आप भूल रहे हैं कि समर्थ कभी नहीं बदलेगा। वो हमेशा समर्थ ही रहेगा। वो छोरी आकृति उसके दिमाग में अभी भी है, और वो, पृथ्वी ने रेवती की बात काटते हुए कहा, दिमाग में है ना, दिल में तो नहीं। दिल में तो सिया ही है। सिया समर्थ का दिमाग ठीक कर देगी, चिंता मत करो। रेवती ने पृथ्वी के सीने से लगकर कहा, ठाकुर सा, सिया को सच पता चल गया तो वो हमारे समर्थ को अपना तो लेगी ना, वो उससे दूर तो ना जावेगी। पृथ्वी ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं जावेगी। थारे को पता है अब उसकी शादी ठाकुर समर्थ सिंह राठौर से हुई। वो उसे अपने से दूर कभी नहीं जाने देगा। पृथ्वी की बात सुनकर रेवती को सुकून मिला और उसकी चिंता कम हो गई। लेकिन इसी घर में कोई और भी था जिसे सुकून नहीं मिल रहा था, और वो था सत्या। सत्या अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था। उसने आंखें बंद की हुई थी, लेकिन वो अभी भी जाग रहा था। सत्या ने अपनी आंखें खोली और खुद से कहा, ये तो घनी मुसीबत मोल ली है मैंने। वो पहलवान तो नागौर तक आ गई, अब तो उससे रोज सामना होवेगा। हे राम, उसने किसी को बता दिया कि मैंने उसके साथ कुश्ती खेली थी और उस कुश्ती को जीतने के लिए उसके साथ क्या किया था, तुम्हारी घनी बदनामी होगी। एक तो वो छोरी घनी घमंडी है। पूर्णा के बारे में सोचते सोचते उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। सत्या ने अपने दिल के जज्बात काबू करते हुए खुद से कहा, मने उस छोरी से दूर रहना चाहिए। ये कहकर वो सो गया। पूर्णा के घर में पूर्णा अपने बापूसा के साथ बैठकर टीवी पर कुश्ती देख रही थी। कुश्ती में एक लड़का लड़की से कुश्ती कर रहा था, जिसे देखकर पूर्णा को सत्या और उसकी कुश्ती याद आ रही थी। टीवी वाला लड़का जीत गया तो पूर्णा ने मन में कहा, छोरिया कभी ना हार सकती। इस छोरे ने भी धोखा किया होगा, उस धोखेबाज की तरह। सज्जन ने पूर्णा को खोया हुआ देखकर सवाल किया, क्या हुआ पहलवान, क्या सोच रही है? क्या आज सुबह जो हुआ उसके बारे में सोच रही है? छोरी, आज तूने जो भी किया उससे म्हारा सिर्फ गर्व से ऊंचा हो गया। हुकुम सा की बींदनी की जान आज थारी वजह से बची है। पूर्णा ने सज्जन की बात नकारते हुए कहा, ना बापूसा, जीजी की जान म्हारी वजह से नहीं बची। जीजी तो खुद ही घनी काबिल है। जीजी ने तो अकेले ही सारे गुंडों को धूल चटा दी थी। मने तो बस उनकी छोटी सी मदद की थी। अब उनको मने अपनी जीजी बना लिया है। पूर्णा की बात सुनकर सज्जन खुश हो गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, ये घनी अच्छी बात की है तने। फिर अपनी जीजी को मिलने हवेली कब जाना है तने? पूर्णा ने झट से कहा, नहीं बापूसा, वो हवेली ना गई है, वो एसीपी साहब के घर में है। मैं उनसे बटे ही मिलने जाऊंगी। सज्जन ने पूर्णा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चली जाना मारी लाडो, लेकिन अब तू ये टीवी बंद कर और जाकर सो जा। पूर्णा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी बापूसा। सज्जन अपने कमरे में चला गया। पूर्णा ने टीवी में कुश्ती जीतने वाले लड़के को देखते हुए मन में कहा, उस धोखेबाज को एक बार तो सबक सिखाऊंगी। उसने पूर्णा सिंह रावत को धोखा दिया है, उसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। पूर्णा ने तय कर लिया था कि वो सत्या से कुश्ती में की गई चीटिंग का बदला लेगी। पूर्णा ने टीवी बंद किया और अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह समर्थ मंदिर में ही था
अभी तक पुजारी जी मंदिर में नहीं आए थे। शोभा चारू के साथ रोज इस समय मंदिर आती थी। आज वो मंदिर आई तो समर्थ को वहां देखकर वो और चारू दोनों हैरान रह गई। चारू बोली, ठाकुर सा यहाँ? शोभा समर्थ के पास आई और उसके कंधे को हिलाते हुए बोली, समर्थ, समर्थ। समर्थ ने आंख खोली और शोभा को सामने देखकर कहा, शोभा। समर्थ शोभा के गले लग गया। समर्थ शोभा से उम्र में बड़ा था, पर शोभा उसके लिए दोस्त से बढ़कर थी। वो समर्थ के लिए उसकी बहन समान थी। समर्थ अपनी सारी बातें शोभा को बिना किसी झिझक के बता देता था। शोभा ने समर्थ को सहलाते हुए कहा, क्या हुआ समर्थ, तू यहाँ क्या कर रहा है? सब ठीक तो है ना? समर्थ ने शोभा से दूर होकर कहा, शोभा, मारे को कुछ समझ ना आ रहा, दिल में खलबली मच रही है। शोभा ने समर्थ के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, साफ साफ बता समर्थ, क्या हुआ? चारू ने कहा, शोभा जीजी, यहाँ आप दोनों को किसी ने देख लिया तो बहुत बवाल होगा। आप दोनों पीछे सरोवर के पास चले जाइए। समर्थ और शोभा मंदिर के पीछे सरोवर के पास सीढ़ियों पर बैठ गए। शोभा ने पूछा, अब बता क्या हुआ? समर्थ ने गहरी सांस ली और कहा, शोभा, मारी लुगाई के साथ मारी लड़ाई हो गई। शोभा ने मुंह खोलकर कहा, क्या तुम्हारी अपनी पत्नी से लड़ाई हो गई? ये कैसे हुआ? समर्थ ने शोभा को सारी बात बताई जो उसके और सिया के बीच हुई थी। समर्थ की बात सुनकर शोभा माथे पर हाथ रखते हुए बोली, हे राम जी, समर्थ, तुम हमेशा अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार लेते हो? तुम्हें पता है ना तुम दोनों में कितना अंतर है? समर्थ ने झट से कहा, जानू हूं। शोभा ने उसे समझाते हुए कहा, उसके साथ प्यार से बात कर, वो मान जाएगी। समर्थ ने मुंह बनाते हुए कहा, पर वो हर्ष के घर में है। शोभा ने फिर से अपना माथा पीटते हुए कहा, हे राम जी, समर्थ, तुम तो रेलगाड़ी के सामने खड़े हो गए हो। कुछ करो, अपनी पत्नी को मनाओ। मुझसे ज्यादा तुम हर्ष को जानते हो। तुमने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया है, इस बात का पता अगर हर्ष को चला तो वो तुम्हारा तलाक करवाए बिना नहीं मानेगा। समर्थ कुछ बोलता उससे पहले ही चारू की आवाज आई, जीजी, जीजी, पुजारी जी आ गए। चारू की आवाज सुनकर शोभा ने समर्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हिम्मत रखना समर्थ, और जाकर अपनी पत्नी से प्यार से बात करना। शोभा ने इतना ही कहा और वहां से चली गई। समर्थ ने मन में कहा, शोभा की बात सही है, मने चतुरी से प्यार से बात करनी चाहिए। हवेली जाकर नहा लूं, फिर चतुरी से बात करने जाता हूं। फिर समर्थ भी वहां से चला गया। हर्ष के घर में हर्ष ड्यूटी पर चला गया था। सिया हर्ष के घर में काम करने वाली चंदो काकी के साथ अकेली थी। पृथ्वी और हेमंत सिया से मिलने हर्ष के घर आए तो चंदो हॉल में साफ सफाई कर रही थी। पृथ्वी और हेमंत को देखकर चंदो ने हाथ जोड़कर कहा, खमा गनी ठाकुर सा, खमा गनी हेमंत भाई सा, आप अठे? पृथ्वी ने सीधे से कहा, चंदो, मारी बींदनी ने बोला। चंदो ने हाँ में सिर हिला दिया और सीढ़ियों से ऊपर सिया के कमरे में चली गई। कुछ देर में सिया नीचे हॉल में आई। सिया ने अपना सिर दुपट्टे से ढक रखा था और उसने अपने गाल को दुपट्टे से छिपा रखा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, खमा गणी ताऊसा, खमा गणी भाई सा। पृथ्वी ने सिया का सिर सहलाते हुए सवाल किया, बींदनी, थारी तबीयत कैसी है? और तू अठे के कर रही है? थारी तबीयत ठीक नहीं है, थारे को चोट आई है और तू घर आकर आराम करने की जगह अठे आ गई के समर्थ के साथ तू हम सबसे भी नाराज हो गई है। जवाब देने की जगह सिया ने अपने गाल से दुपट्टा हटाकर समर्थ के द्वारा मारे गए थप्पड़ के निशान को दिखाया। सिया के गाल लाल और सूजे हुए लग रहे थे। ये देखकर पृथ्वी और हेमंत मायूस हो गए थे। सिया ने रुंधे स्वर में कहा, ताऊसा, आज तक मुझे सिर्फ 2 बार थप्पड़ पड़ा है और दोनों बार आपके बेटे ने ही मारा है। एक बार तो मेरी गलती थी, पर दूसरी बार बिना वजह मुझे आपके बेटे ने थप्पड़ मारा है। जो इंसान अपनी पत्नी की छोटी सी भूल के लिए ऐसे उस पर हाथ उठा सकता है, उससे मैं प्यार की उम्मीद कैसे कर सकती हूँ? मैं ये सब नहीं सह सकती, मुझे तलाक चाहिए। सिया की बात सुनकर हेमंत और पृथ्वी चौंक गए थे। पृथ्वी ने गहरी सांस ली और कहा, लगता है कि अब थारे को समर्थ के अतीत के बारे में बताना ही पड़ेगा। सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, अतीत? कैसा अतीत ताऊसा? पृथ्वी ने सिया से कहा,
बताता हूँ बींदड़ी, पहले तुम्हारे वास्ते पानी लेकर आ। सिया ने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, ये ताउसा को क्या हुआ? मैं इनसे इतनी बड़ी बात कह रही हूँ और ये मुझसे पानी मांग रहे, जैसे ये कोई छोटी बात हो। हद है। पृथ्वी ने पूछा, क्या हुआ बींदड़ी, क्या सोच रही है? सिया ने ना में सिर हिलाकर कहा, अब कुछ नहीं ताउसा, मैं पानी लेकर आती हूँ, आप बैठिए। सिया पानी लेने रसोई में चली गई। हेमंत और पृथ्वी दोनों हॉल में सोफे पर बैठ गए। सिया दोनों के लिए एक ट्रे में 2 गिलास पानी लेकर आई और बोली, ताउसा पानी, हेमंत भाई साहब पानी। दोनों लोग पानी का गिलास लेकर पानी पीने लगे। पृथ्वी और हेमंत ने जैसे ही गिलास सामने टेबल पर पड़ी ट्रे में रखा तो सिया ने पूछा, ताउसा अब तो बताइए ना, क्या है समर्थ जी का अतीत? सिया बोल ही रही थी कि तभी पृथ्वी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, थारा भरतार हमेशा से ही ऐसा नहीं था। अपने साथ साथ थारे भरतार ने अपने दोस्त का दिल भी तोड़ दिया था। सिया पृथ्वी की बात सुनकर अंदाजा लगाते हुए बोली, दोस्त का दिल भी तोड़ दिया? मतलब आप हर्ष भाई सा की बात कर रहे? समर्थ जी ने हर्ष भाई सा के साथ जरूर कोई कांड किया होगा। क्या किया था इन्होंने ताउसा? क्या किया था समर्थ ने ऐसा जिससे उसने अपने साथ साथ हर्ष का दिल भी तोड़ दिया था? क्या समर्थ का अतीत जानने के बाद सिया माफ करेगी समर्थ को? जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सिया से मिसबिहेव करने के बाद हर्ष के घर से समर्थ सीधे मंदिर आ गया। मंदिर में उसको शोभा मिली। उसने शोभा को अपने और सिया के बारे में बताया तो शोभा ने समर्थ को समझाया कि वो सिया को प्यार से हैंडल करे। समर्थ उसकी बात मान गया। दूसरी ओर सिया से मिलने पृथ्वी हेमंत के साथ हर्ष के घर आया तो सिया ने उसको पिछली रात जो भी समर्थ ने उसके साथ किया सब बता दिया। सिया ने पृथ्वी को सीधे सीधे बोल दिया कि वो समर्थ से रिश्ता नहीं रखेगी, तो पृथ्वी ने उसको समझाने के लिए समर्थ का अतीत उसे बताने का फैसला किया। सिया ने जब पृथ्वी से समर्थ के अतीत के बारे में सवाल किया तो पृथ्वी ने जवाब देते हुए कहा, थारा भरतार पहले ऐसा नहीं था। वो पहले घना हंसमुख और सहज स्वभाव वाला छोरा था। पृथ्वी की बात सुन सिया मुंह बनाते हुए बोली, समर्थ जी सहज और हंसमुख थे? वैसे समर्थ जी ऐसे किस जमाने में थे? सिया की बात सुनकर पृथ्वी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उस जमाने में जब थारा भरतार कॉलेज जाया करता था, वो भी अपने जिगरी यार हर्ष के साथ। हर्ष के बापू साहब पहले अड्डे के एसीपी थे और हमारे घने अच्छे दोस्त भी थे। जब हर्ष 10 साल का था तब उनका देहांत हो गया था। हर्ष के आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए वो हमारे साथ हमारे परिवार में रहने लगा। उसे हमने अपने छोरे की तरह पाला था, जिस वजह से समर्थ और हर्ष घने अच्छे दोस्त बन गए। पर जवानी आते आते उनकी दोस्ती को नजर लग गई। पृथ्वी की बात सुन सिया फटाक से बोली, नजर लग गई? किसकी नजर लग गई ताउसा? पृथ्वी ने सिया को जवाब दिया, राणावत की छोटी बहन आकृति की, जो कि दिल्ली में अपने नाना नानी के घर पली बड़ी थी। उसके नाना नानी के मरने के बाद वो अपनी बहन शोभा के साथ नागौर आ गई। शोभा का नाम सुनकर सिया ने झट से कहा, शोभा? ये वही शोभा है ना जिनसे मिलने समर्थ जी जाया करते हैं और उसकी बहुत फिक्र भी करते हैं? पृथ्वी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ ये वही शोभा है। आकृति दिल्ली में पली थी पर शोभा नागौर में ही रहती थी। इस वजह से दोनों के स्वभाव में जमीन और आसमान का अंतर था। शोभा हर्ष और समर्थ की बहुत अच्छी दोस्त थी। तीनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और उसी कॉलेज में आकृति ने एडमिशन ले लिया। आकृति देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, जिस वजह से हर्ष और समर्थ दोनों उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। दोनों उसे लाइक करने लगे थे, पर दोनों इस बात से अनजान थे कि आकृति की लाइफ में कोई और था। आकृति की वजह से समर्थ और हर्ष में दूरी बढ़ रही थी। जब आकृति की समर्थ के साथ बढ़ती नजदीकियों की जानकारी राणावत को मिली तो उसने आकृति की शादी तय कर दी। फिर आकृति को शादी से भागने का एक रास्ता सूझा और वो रास्ता था समर्थ से प्यार का नाटक करने का। हर्ष को आकृति का सच पता चला तो उसने समर्थ से बात करने की कोशिश की, पर समर्थ आकृति के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि उसने हर्ष की बात भी नहीं सुनी।
और दोनों की बचपन की दोस्ती टूट गई। आकृति समर्थ के सहारे शादी से भाग तो गई, पर उसने रास्ते में ही समर्थ का हाथ छोड़ दिया और अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। पृथ्वी के मुंह से समर्थ की प्रेम कहानी सुनकर सिया ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या समर्थ जी पागल हो गए थे ताऊसा, जो इन्हें इतना भी पता नहीं चला कि वो लड़की किसी और से प्यार करती है? पृथ्वी ने सिया को जवाब देते हुए कहा, उस छोरी ने समर्थ का दिमाग खराब कर रखा था। वो बिल्कुल अपने भाई जैसी थी, शातिर और कपटी। उसकी वजह से समर्थ का छोरियों से विश्वास उठ गया, इसलिए वो थारे पर इतनी पाबंदियां लगा कर रखता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं तू भी उसे वैसे ही धोखा देकर छोड़ ना जावे जैसे आकृति ने किया। पृथ्वी की बात सुनकर सिया बोली, पर मैं ऐसा क्यों करूंगी ताऊसा? मेरी उनसे शादी हुई है, मैं उनकी पत्नी हूँ, उन्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। पृथ्वी ने सिया को समझाते हुए कहा, विश्वास जीतना पड़ता है भींदड़ी, थारे को भी समर्थ का विश्वास जीतना पड़ेगा। मैं जानता हूं मारा छोरा बावड़ा है, पर उसको ठीक अब तू ही कर सकती है, इसलिए थारे को उसकी जिम्मेदारी दी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तू चुपचाप उससे मार खाती रहे, पर तू उससे बेरुखी मत कर, उसे प्यार से समझा, वो समझ जाएगा। पृथ्वी की बात सुनकर सिया सोच में डूब गई। उसने कुछ देर सोचते हुए कहा, ठीक है ताऊसा, मैं कोशिश करूंगी, पर अभी मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। मुझे पुष्कर भाईसा को घर वापस लाना है। जब तक वो घर वापस नहीं आएंगे, मैं भी नहीं आऊंगी। पृथ्वी ने सिया का सिर सहलाते हुए कहा, थारी जैसी बींदड़ी तो किस्मत वालों को मिलती है। अपने से ज्यादा तने अपने परिवार के सदस्यों की चिंता है। थारे को जो करना है कर बींदड़ी, मैं थारे साथ हूं। तने म्हारी कोई भी जरूरत हो तो मने बता देना, और अपना ध्यान रखना। अब मैं चलता हूं। सिया से मिलने के बाद पृथ्वी और हेमंत वहां से चले गए। सिया कुछ सोचते हुए अपने कमरे में चली गई। राठौड़ हवेली में शिवम सत्या के कमरे में गया। सत्या अपने कमरे में कोई फाइल देख रहा था। शिवम ने जाते ही सत्या को पुकारते हुए कहा, भाई साहब। सत्या ने शिवम की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखा और कहा, शिवम क्या हुआ? इतनी सुबह तू अठे, तेने कोई काम है? शिवम ने जवाब देते हुए कहा, भाई साहब, भाभी सा ने मुझे और आपको मिलने के लिए हर्ष भाई सा के घर बुलाया है। शिवम की बात सुनकर सत्या चौंकते हुए बोला, के भाभी सा ने हम दोनों को मिलने के लिए बुलाया है? शिवम ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ भाई साहब। सत्या ने झट से पूछा, क्यों? शिवम ने कंधे उचकाते हुए कहा, पता नहीं भाई साहब, ये तो उनसे मिलकर ही पता चलेगा। सत्या ने फाइल रखते हुए कहा, कल पुष्कर की बेल करवाने जाना है। भाभी सा को इस बारे में बताना भी है। इस बारे में जानकर शायद वो घर वापस आ जाए। चल शिवम, पता करे क्या हुआ भाभी सा को। सत्या और शिवम दोनों हवेली के बाहर आए और गाड़ी लेकर हर्ष के घर के लिए निकल गए। हर्ष के घर में सिया, पूर्णा, एक वकील और हर्ष चारों हॉल में बैठे हुए थे। सिया वकील से बात कर रही थी। शिवम और सत्या जब हर्ष के घर आए तो उन्होंने सिया के साथ वकील को देखकर मन में सोच लिया कि शायद सिया समर्थ को तलाक दे रही है। सत्या ने सिया पर बिगड़ते हुए कहा, भाभी सा, ये क्या हो रहा है? आप बावली हो गई हो के? अब छोटी सी बात के लिए भाई सा को तलाक दे रही हैं? सत्या की बात सुनकर सभी उसकी ओर देखने लगे। पूर्णा ने मुंह बनाते हुए कहा, पहले पूरी बात तो जान ले छोरा, आते ही भड़क गया जीजी पर। सत्या पूर्णा को उंगली दिखाते हुए बोला, तू बीच में ना घुस चोरी, ये हमारे परिवार का मामला है। पूर्णा आगे से कुछ बोलती उससे पहले ही सिया ने सत्या को टोकते हुए कहा, भाई साहब, पूर्णा मेरी बहन है, इनसे ऐसे बात मत कीजिए, और ये जो भी बोल रही है सही बोल रही है। मेरी पूरी बात सुनिए, फिर कोई फैसला लीजिए। सिया की बात सुनकर पूर्णा मुस्कुराते हुए सत्या को देखने लगी, जो उसे गुस्से में घूर रहा था। हर्ष ने सत्या को समझाते हुए कहा, सत्या, सिया ने यहाँ तुम दोनों को पुष्कर से जुड़ी बात करने के लिए बुलाया है। हर्ष की बात सुनकर शिवम और सत्या दोनों सिया को सवालिया नजरों से देखने लगे। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों बैठिए, हम लोग आपको सब बताते हैं। सत्या ने बैठते हुए सिया से कहा, भाभी सा, हम लोग कल पुष्कर की बेल करवाने वाले हैं। आपको इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप घर चलिए। सिया ने सत्या की बात नकारते हुए कहा,
भाई साहब, मैं घर नहीं जाऊंगी। हम पुष्कर भाई साहब की बेल करवाने की जगह उन्हें निर्दोष साबित करना चाहते हैं। हम पुष्कर भाई साहब को इस झूठे आरोप से बाइज्जत बरी करवाना चाहते हैं। सिया की बात सुनकर सत्या ने कहा, भाभी साहब, आपकी बात तो सही है, लेकिन इसके लिए तो हमें सबूत चाहिए। हमें सबूत ढूंढना पड़ेगा, तभी हम पुष्कर को छुड़ा पाएंगे। और सत्या की बात काट कर पूर्णा ने मुंह बनाते हुए कहा, थारे को अठे मुंह दिखने के लिए नहीं बुलाया है, सबूत ढूंढने के लिए ही बुलाया है। पूर्णा और सत्या को ऐसे बात बात पर लड़ते देखकर सभी उन्हीं की ओर देख रहे थे। सिया के बगल में बैठा शिवम सिया के कान में बोला, भाभी साहब, ये सत्या भाई साहब और पूर्णा एक दूसरे से ऐसे क्यों झगड़ रहे हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? शिवम की बात सुनकर सिया को मंदिर वाला दृश्य याद आया, जब सत्या और पूर्णा ने एक दूसरे को अजीब नजरों से देखा था। शिवम ने सिया के कान में फिर से कहा, क्या सोच रही हैं आप भाभी साहब? आपको भी लग रहा है ना कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? सिया ने हाँ में सिर हिलाकर धीमे स्वर में कहा, लग तो मुझे भी रहा है भाई साहब, इन दोनों के बारे में पता करना होगा, लेकिन पहले हम पुष्कर भाई साहब को छुड़ा लें। सिया की बात सुनकर शिवम ने हाँ में सिर हिला दिया। सिया ने सीरियस होकर सत्या से कहा, भाई साहब, अब मेरी बात सुनिए। मुझे पुष्कर भाई साहब को छुड़ाने के लिए सबूत चाहिए, और वकील साहब बोल रहे हैं कि पुष्कर भाई साहब को छुड़ाने के लिए एक ही सबूत काम आ सकता है, और वो है छवि की गवाही। सिया की बात सुनकर सत्या फटाक से बोला, भाभी साहब, छवि क्यों गवाही देगी? वो भी हमारे पुष्कर के लिए। उसी ने तो पुलिस में शिकायत की है। सिया ने मुस्कुराते हुए सत्या से कहा, छवि गवाही देगी क्योंकि उसने खुद सामने से पुलिस में शिकायत नहीं की। उसके बापू सा यानी उस लाखन ने पुलिस में शिकायत की है। सिया की बात सुनकर कोई कुछ बोल पाता उससे पहले ही हर्ष फटाक से बोला, सिया सही बोल रही है। पुलिस में रिपोर्ट लाखन ने दर्ज करवाई थी। उसकी बेटी छवि तो सामने ही नहीं आई है। हर्ष की बात सुनकर सत्या और शिवम दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। सत्या सारी बात समझते हुए बोला, मतलब कि लाखन झूठ बोल रहा है। शिवम सत्या की बात पूरी करते हुए बोला, पर उसका झूठ सबके सामने लाने के लिए तो हमें छवि को सबके सामने लाना होगा, और वो हम कैसे करेंगे? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। सिया ने सबको अपना प्लान बताया। सब प्लान समझ गए, लेकिन सत्या कुछ सोचते हुए बोला, भाभी साहब, ये तो खतरे वाला काम है। लाखन कुछ भी कर सकता है। सिया ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, मैं तो खतरे से नहीं डरती, आप सब बताओ। पूर्णा ने सिया के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, मैं भी नहीं डरती। सत्या ने भी पूर्णा के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, मैं भी नहीं डरता। सत्या के हाथ के चुअन से पूर्णा उसे गुस्से से घूर रही थी, वही सत्या के चेहरे पर मुस्कान थी। शिवम और सिया ये सब नोटिस करके एक दूसरे की ओर देखने लगे। शिवम ने सिया के कान में कहा, भाभी सा, इन दोनों में कुछ तो गड़बड़ है। शिवम की बात मानते हुए सिया ने उसके कान में कहा, हाँ भाई सा, इन दोनों में कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। हर्ष ने शिवम को देखते हुए कहा, तुम क्या देख रहे हो शिवम? हाथ रखो अगर डर नहीं लगता तो। शिवम ने हाथ रख दिया और फिर हर्ष ने भी अपना हाथ रख दिया। सिया ने स्माइल करते हुए कहा, अब हम सब तैयार हैं, तो हम सबको अब प्लान शुरू करना चाहिए। सबको प्लान समझ तो आया ना? सिया की टीम तैयार हो चुकी थी। उन लोगों ने प्लान भी बना लिया था। क्या था सिया का प्लान? क्या सिया और उसकी टीम पुष्कर को छुड़ाने में सफल होगी? क्या छवि देगी पुष्कर के पक्ष में गवाही? क्या सिया का समर्थ और अपने रिश्ते को एक और मौका देना सही है? क्या दोनों में अतीत को भूलकर प्यार का रिश्ता बन पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद कबर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मौका और देने